हम इन वीडियोस में जो भी बताने वाले हैं मोस्ट ऑफ देम विल कम फ्रॉम दीज बुक्स। आई स्टडीड इट ऑल, जो कि प्रूफ इनफ है कि मैं इस चीज के लिए पूरी तरह से सीरियस हूँ। हे देयर, इंडिया उन कंट्रीज में से एक है जहां पर गौमूत्र और वैदिक साइंस पे भरोसा किया जाता है। बट दैट्स नॉट द एंड। दुख की बात तो यह है कि यहाँ पर जो लोग अथॉरिटी में हैं वो खुद सूडो साइंस को स्प्रेड करते हैं, एंड इवन पीपल जो कि अच्छे जगह पे हैं वो भी इन्फॉर्मेशन की जगह मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। दैट इज़ वाई ये चैनल एग्जिस्ट करता है, और दैट इज़ वाई हम इंडिया के दूसरे पॉप साइंटिस्ट जो कि आचार्य अग्निव्रत है उसे आज डिबंक करने वाले हैं। हुजूर ने करीब 100 क्वेश्चन पूछे थे और उनके चेलों का दावा है कि इनका जवाब कोई भी नहीं दे सकता। हालांकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद इस वक्त नहीं था, बट क्योंकि ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, इस वजह से इस वीडियो में मैं सभी सवालों के जवाब जल्दी जल्दी दे दूंगा, जिससे डिटेल में फ्यूचर के आने वाले वीडियोस में जब मुझे टाइम मिले तो देता रहूँगा। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बोल देता हूँ, जो भी आंसर है ये सभी एक्चुअल रिसर्च पेपर से आते हैं, और अगर किसी को इनसे प्रॉब्लम है आप मुझे रीसेंट रिसर्च पेपर में इन आंसर के कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट को दिखाओ, क्योंकि एज वी नो साइंस इवॉल्व करता रहता है। वो अपनी बात से पलटता नहीं, बल्कि वो कुछ नया सीखता है और उसके हिसाब से अपनी बिलीफ और आइडियाज को अपडेट करता है, जो कि गलत नहीं है। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट वाले बंदे हो तो आपको ये गलत लगेगा, बट ओपन माइंडेड और ग्रोइंग माइंडसेट वाले लोग इस चीज़ को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। यही प्रॉब्लम है रिलीजियस लोगों की, क्योंकि वो हद से ज़्यादा क्लोज्ड माइंडेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि व्हाट वाज द इनिशियल स्टेट ऑफ द यूनिवर्स। हालांकि इस सवाल का जवाब एग्जैक्टली देना इम्पॉसिबल है। रीज़न बीइंग, इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है उसे इस वक्त एक्सपेरिमेंटली टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर मैं कुछ भी बुलशिट बना देता हूँ तो क्योंकि कोई भी इंसान इस चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकता, आप मेरे बुलशिट को बाय इन कर सकते हो। ऐसा ही काम आचार्य अग्निव्रत और उनके चेले भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर स्ट्रिंग्स। इसका जवाब इस बात में छुपा है कि आप पॉप साइंस या फिर टेक्निकल साइड दोनों में से किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो। पॉप साइंस में आपको स्ट्रिंग को एक वाइब्रेटिंग एंटिटी जो एनर्जी से बना होता है ऐसा सुनने को मिलेगा, बट टेक्निकल लेवल पे एक्चुअली ये 1 डायमेंशनल क्वांटम फील्ड है, और इसे हम मैथमेटिकली 2 डायमेंशनल क्वांटम फील्ड थ्योरी की मदद से स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज आर स्ट्रिंग्स इटर्नल एंटिटीज। सो या, स्ट्रिंग्स आर इटर्नल इन द सेंस कि वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। एक बड़ा स्ट्रिंग डिवाइड होकर 2 छोटे छोटे स्ट्रिंग को फॉर्म करता है, और वही छोटे छोटे स्ट्रिंग्स क्लोज अप करके एक बड़े स्ट्रिंग को बनाते हैं। सो स्ट्रिंग नामक जो एंटिटी है वो हमेशा एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ नॉट देन विच आर दे मेड। ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल दिया कि दे आर इटर्नल, तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 को आंसर नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5, आर दे हैव मास। वाओ यार, इंग्लिश तो काफ़ी मस्त है। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यह होगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्ट्रिंग मैसिव और मासलेस दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ स्ट्रिंग्स आर वाइब्रेटिंग एंटिटीज इन विच मीडियम दे वाइब्रेट। क्वेश्चन नंबर 6 वैलिड है, और इसका आंसर इस बात में छुपा है कि वो किसी मीडियम में नहीं, एक्चुअली वो क्वांटम फील्ड है जो कि ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर मीडियम वाले पॉइंट को हम क्वांटम फील्ड से रिप्लेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सोर्स ऑफ देयर एनर्जी। ये लोडेड क्वेश्चन है क्योंकि ये इस बात को अज्यूम कर रहा है कि स्ट्रिंग का एनर्जी कहीं और से आता है, जो कि ट्रू नहीं है। अगर आप ऐसे छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे तो इफेक्टिवली गलत सवाल के जवाब को खोज रहे होगे, और ज़्यादातर चांसेस है कि आपको उस गलत सवाल के जवाब भी नहीं मिलेंगे। शायद यही वो वजह है जिस वजह से इलॉजिकल लोगों के बीच अग्निव्रत का इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर डीप ब्रेन्स। डीप ब्रेन्स आर एक्चुअली हाइपर प्लेन्स। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज देयर स्ट्रक्चर। डीप ब्रेन्स एक ऐसे हाइपर प्लेन है जिसके ऊपर हम गेज फील्ड और दूसरे फील्ड्स को ऐड करते हैं, और ये n-1 डायमेंशनल तक हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आर दे इटर्नल। या, दे आर इटर्नल। क्वेश्चन नंबर 11, इफ नॉट देन हाउ आर दे मेड। वही चीज़ है, अगर मैंने इंटरनल बोल दिया तो मुझे इसके कैसे बना था इस सवाल का जवाब देने का ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेन कोलिजन। 2 डीप ब्रेन्स एक दूसरे के करीब ग्रेविटॉन और डिलेटॉन इंटरेक्शन की वजह से आते हैं, और यही चीज़ उन डीप ब्रेन्स के इंटरेक्शन को मीडिएट करती है, जिस वजह से वो एक दूसरे के साथ कलाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ ब्रेन्स। मैंने 12 में ही बता दिया, ग्रेविटॉन्स एंड डिलेटॉन्स। क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, देन देयर विल नॉट बी एनी डिप्लीशन ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस। मतलब अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है तो किसी भी तरह से एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इफ यस, देन दिस साइकिल विल एंड इन फ्यूचर एंड इट मस्ट हैव स्टार्टेड इन द पास्ट।
ये फर्स्ट पार्ट तो सही था, बट सेकंड पार्ट लोडेड क्वेश्चन है। ये अज्यूम कर रहा है कि ये साइकिल एंड करेगा। पहले आप इस बात को प्रूव करो, उसके बाद मैं इसके आगे का आंसर दूंगा। Question number 15. Then what is the reason of the beginning? If there were mass and charge already in them, then why the universe did not create all it by itself? Why is the collision needed? क्वेश्चन पूरी तरह से वैलिड है और ये इस बात को पॉइंट आउट करता है कि आखिर ये कोलिजन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसी कोलिजन पे जब हम एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जो कि इस बिग बैंग को या फिर एक्सपेंशन ऑफ द स्पेस टाइम को इनिशिएट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Question number 16. When the universe collapsed completely due to gravity, then which force is responsible for Big Bang or Big Bounce? How did this force originate? भाई इसका जवाब ग्रेविटी में ही छुपा है। अगर यूनिवर्स कोलैप्स करेगा तो वो भी ग्रेविटी की वजह से है, और अगर ये एक्सपैंड करेगा तो वो भी ग्रेविटी की वजह से है। स्पेस टाइम का कर्वेचर किस तरह से चेंज कर रहा है, यही हमारे यूनिवर्स के फेट को कंट्रोल करेगा। Did time cease at zero at the Big Bounce? यह है क्वेश्चन नंबर 17। नहीं भाई, ये जीरो वाला लोचा जो है सिर्फ बिग बैंग में होता है। यहाँ पर मैं बस एक छोटे से पॉइंट को ऐड करूँगा। हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स में नॉर्मल टाइम का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे यूज़ होता है कन्फॉर्मल टाइम। क्वेश्चन नंबर 18. इफ़ येस देन हाउ डिड इट स्टार्ट? अगेन वही, ये जीरो नहीं हुआ था, प्लस ये एक क्लोजेस्ट वैल्यू तक पहुँचता है, उसके बाद इंक्रीज करना शुरू कर देता है बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। ध्यान दो, यहाँ पर हम कन्फॉर्मल टाइम का यूज़ करते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यूनिवर्स के कन्फॉर्मल साइज से। क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ मैटर एट द टाइम? वेल, इस वक्त मैटर का स्टेट हॉट एंड डेंस था और साथ में फंडामेंटल कांस्टेंट की वैल्यूज चेंज होना शुरू कर जाती है, जो कि बिग बाउंस को इनिशिएट करता है। एनीवेज, मूविंग ऑनवर्ड्स टू क्वेश्चन नंबर 20. What is the cause of the very first Big Bang? ये साइक्लिक यूनिवर्स के बारे में है। सो यहाँ पर मैं इस चीज को बोलना चाहूंगा कि आप इस बात को प्रूव करो पहले कि वेरी फर्स्ट बिग बैंग हुआ था। अगर हम इस चीज को इटर्नल मान लेते हैं और ये कोलिजन वाले प्रोसेस को भी इटर्नल प्रूव कर देते हैं, जो कि हमने मैथमेटिक्स में देखा है, तो वो चीज इस क्वेश्चन को वहीं पे इनवैलिडेट कर देती है। ये एक लोडेड क्वेश्चन है जो कि इस फेक सिनारियो को क्रिएट कर रहा है, हमें कंफ्यूज करते हुए कि हमें इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। पहले उन्हें इस चीज़ को प्रूव करना होगा कि यह साइक्लिक प्रोसेस इटर्नल नहीं है, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए ऑब्लाइज्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 21. हाउ विल कंप्रेशन स्टार्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्सपेंशन व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट प्रीडोमिनेंट? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर इस बात में छुपा है कि यूनिवर्स में मैटर का डेंसिटी बहुत ही हाई होना चाहिए। जब तक मैटर डेंसिटी डार्क एनर्जी को डोमिनेट नहीं करता, तब तक कंप्रेशन स्टार्ट नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर बस यही है कि मैटर डेंसिटी इंक्रीज करेगी तभी कंप्रेशन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22. हाउ द काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग इन सक्सेसिव एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स? वाज काइनेटिक एनर्जी जीरो इन द बिगिनिंग? वाओ, देखो, अग्निव्रत एक नंबर का चूतिया इंसान है, ये मैं अभी दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि जब एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की हम बात करते हैं ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी तक का बात नहीं कर सकते। एनर्जी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एसिम्प्टोटिक स्पेस टाइम में डिफाइंड होता है। अब एसिम्प्टोटिक स्पेस टाइम क्या है, ये ना वो जानते हैं, ना उनके चूतिए फॉलोअर्स जानते हैं। सो अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, मेरा फ्रस्ट्रेशन तो आप इसमें देख ही सकते हो। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन करना या काइनेटिक एनर्जी को पकड़ के क्वेश्चन करना पूरी तरह से गलत है। वो इस बात को दिखा रहा है कि बंदे को नॉलेज नहीं है फिजिक्स का। क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी? भाई 9th के बुक को उठा के पढ़ लो। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है, ये वहीं पर तुम्हें पढ़ने को मिल जाएगा। पॉजिटिव एनर्जी वर्क को करता है, वहीं नेगेटिव एनर्जी वर्क को एक्सट्रैक्ट करता है। Question number 24. What is the mechanism of formation of negative and positive energy from nothing? भाई कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं, क्योंकि टोटल एनर्जी जीरो है और फिजिक्स का कोई भी रूल इस बात को नहीं कहता कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि सिस्टम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाए, एक में पॉजिटिव हो, एक में नेगेटिव एनर्जी हो। और इस चीज़ को आप 2 लेवल क्वांटम सिस्टम में ऑलरेडी देख सकते हो। ये एक एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड चीज़ है जिसके बारे में ऑफकोर्स आपको नहीं मालूम था। एनीवेज, moving on to the question number 25. How does the laws of physics originate? अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर मैं स्ट्रिंग थ्योरी से दूंगा। स्ट्रिंग थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट आता है डिलेटॉन का। डिलेटॉन बेसिकली यूनिवर्स के सभी फंडामेंटल कांस्टेंट के वैल्यूज़ को डिटरमाइन करता है। सो लॉज ऑफ फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली इन्हीं फंडामेंटल कांस्टेंट के वैल्यूज़ की बात करते हैं।
और उनका जन्म इसी डिलेटॉन फील्ड के वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो कि उसके ग्राउंड स्टेट की वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ मैटर बिफोर द बिग बैंग एंड हाउ डिड दैट मैटर फॉर्म? भाई कोई मैटर नहीं था, मैटर का फॉर्मेशन बायोजेनेसिस के प्रोसेस में हुआ था। आपको ये मैंने इस वीडियो में बताया। अगर आप पूरे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 40 तक के डिटेल्ड आंसर को चाहते हो तो इस वाले वीडियो को देख लो। एनीवेज कंटिन्यूइंग, मैं इस चीज़ को सिर्फ शॉर्ट में ही आंसर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच फोर्स इनफाइनाइटली कंडेंस्ड दैट मटेरियल, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दैट फोर्स? भाई आपने क्वेश्चन को मिसअंडरस्टूड कर लिया है, या वहाँ पर मैटर एग्जिस्ट नहीं करता था। 28, हाउ इज इट पॉसिबल टू हैव एनी टाइप ऑफ एक्सचेंज प्रोसेस इन जीरो वैल्यूम? ये पॉसिबल नहीं है और इस चीज़ पे कोई भी विश्वास नहीं करता अपार्ट फ्रॉम क्रैकपॉट्स लाइक यू। क्वेश्चन नंबर 29, modern science considers the exchange of certain mediator particle for the cause of all fundamental forces, then which particle were exchanged in that infinitely dense state? दो आंसर है। पहला, अगर आप यूनिफाइड फोर्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर जाना चाहते हो तो वही यूनिफाइड फोर्स का गेज बोसॉन। दूसरा, आप इन्फाइनाइटली डेंस मटेरियल की बात कर रहे हो जो कि सिंगुलैरिटी से डिलेट होने लगेगा, तो मैं बता देता हूँ सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ थ्योरी में रहता है। इस वजह से ये क्वेश्चन खुद गलत है। Question number 30, which energy or force is responsible to do that great explosion even in the presence of such strong force? मॉडल पे डिपेंड करता है और अगेन सिंगुलैरिटी नहीं था और आपका क्वेश्चन इसी चीज़ को इम्प्लाई कर रहा है और इस चीज़ को हम साइंटिफिकली तब तक आंसर नहीं कर सकते जब तक हमारे पास ऐसा सेटअप ना आ जाए जिससे हम उस मॉडल को एक्सपेरिमेंटली टेस्ट कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में मैं दूसरे चैनल पर वीडियोस बनाता रहूँगा क्योंकि मैं हर एक मॉडल से बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्यूचर में, तो उसमें इस चीज़ के और भी डिटेल्ड आंसर को आप जान सकते हो। सो अगर आप प्योर साइंस में इंटरेस्टेड हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अदरवाइज आप सिर्फ रिलीजियस या फिर ऐसे डिबंक कंटेंट को देखना चाहते हो तो सिर्फ इसी चैनल को सब्सक्राइब करो, उसे मत करना। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट आर द कॉजेज द इन्फ्लेशन? भाई यार इंग्लिश इतना मस्त है ना कि यार मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, इसका आंसर है इन्फ्लेटॉन नाम का क्वांटम फील्ड जो कि इन्फ्लेशन को ड्राइव करता है। क्वेश्चन नंबर 32, इफ इन्फ्लेशन इज ड्यू टू एंटी ग्रेविटी देन व्हाट कॉजेज ग्रेविटी टू एक्ट एज एंटी ग्रेविटी? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 32 थोड़ा सा मिस इंटरप्रेटेड है, वहाँ पे एंटी ग्रेविटी नहीं होता, रिपल्सिव ग्रेविटी बोल सकते हो, बट दीज आर ऑल सेमेंटिक्स, तो इस चीज़ को लेकर हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। आंसर इज नेगेटिव प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन एंड हाउ इन्फ्लेशन फील्ड क्रिएटेड एंड व्हाट इज इट्स सोर्स? अगेन आप प्रूव करो कि इन्फ्लेशन फील्ड इटर्नल नहीं था, क्योंकि आंसर्स तो वही है कि इन्फ्लेशन फील्ड हमेशा से एग्जिस्ट करता था। बिग बैंग थ्योरी में भी क्रिएशनिज्म के बारे में इस तरह से बातें नहीं की गई है कि मैटर आउट ऑफ लाइक लिटरल नथिंगनेस से हुआ है। अगर आप टेक्निकल डिटेल में पढ़ो तो आप जिन आर्ग्यूमेंट्स को सामने रख रहे हो आपको खुद पता चलेगा कि वो आर्ग्यूमेंट्स गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ डज सिमेट्री ब्रेक एंड व्हाट आर द कॉजेज? आंसर बीइंग एक ऐसा फील्ड जो उस फोर्स के साथ इंटरैक्ट करता था जब वो फील्ड नॉन जीरो वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू को ऑब्टेन कर लेता है, मतलब उसके ग्राउंड स्टेट में भी नॉन जीरो एनर्जी रहती है, तब वो फील्ड उस फोर्स की सिमेट्री को ब्रेक कर देता है। Is there any other force in the universe responsible for this symmetry breaking? यह है क्वेश्चन नंबर 35 and the answer is no. क्वेश्चन नंबर 36, what is the mechanism of separation of four fundamental forces? सेम चीज स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग, जिसमें हम एक्स्ट्रा फील्ड को ऐड करते हैं और वो नॉन जीरो वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू को ऑब्टेन करता है, जिसकी वजह से सिमेट्री ब्रेक हुई और सिमेट्री के ब्रेक होते ही सभी फोर्सेज ऑफ नेचर सेपरेट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ डिड दे ओरिजिनेट? अभी जस्ट बताया, spontaneous symmetry breaking. Question number 38, in which form energy was present before 10 to the power minus 43 seconds? ये स्पेस टाइम और दूसरे क्वांटम फील्ड्स में मौजूद था जो किसी भी तरह से पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ऑबे नहीं करते हैं। Question number 39, if it was in the form of photons then electromagnetic force must be present at the time but no one accepts this. Why? आंसर बीइंग फोर्सेस यूनिफाइड थे, इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता था। Question number 40, gravitational force is produced firstly from unified force while Einstein proposed that gravitational force is not a force but only a curvature of space-time. Then what exactly is gravitational force? देख भाई कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ग्रेविटी फोर्स है, जनरल रिलेटिविटी में ग्रेविटी कर्वेचर का कॉन्सिक्वेंस है और क्वांटम मैकेनिक्स में ग्रेविटी ग्रेविटॉन्स का कंडेंसेट है। सो इस चीज़ को हम मॉडल डिपेंडेंट वे में आंसर कर सकते हैं, यू डायरेक्टली आंसर करना पॉसिबल नहीं है। प्लस हम फोर्स के डेफिनेशन को भी चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज टाइम?
ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्लासिकली ये फोर्थ डायमेंशन है, बट क्वांटम मैकेनिकली ये एक फोलिएशन पैरामीटर है जिस चीज़ को डिफाइन करना इस वक्त पॉसिबल नहीं है। द रीज़न बीइंग, जब हम इस फोलिएशन पैरामीटर को डिफाइन कर लेते हैं तो क्वांटम मैकेनिकली कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस, मतलब रिजल्ट में इन्फिनिटी आ ही जाता है। इस वजह से क्वांटम मैकेनिकली हम इस सवाल के जवाब को नहीं दे सकते। बट या टाइम इज़ अ फोलिएशन पैरामीटर या फिर फोर्थ डायमेंशन, हम यहाँ तक कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। इसके आगे मैथमेटिकली जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ डज टाइम ओरिजिनेट? द मोमेंट स्पेस टाइम स्टार्ट्स इवॉल्विंग, दैट्स व्हेन टाइम ओरिजिनेट्स। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ डज इट बिगिन एट द बिग बैंग? भाई ये कोलोकियल टर्म है और इस वर्ड का यूज फिजिसिस्ट सिर्फ ऑडियंस के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए करते हैं। इस वजह से आप सीरियसली मत लो, और अगर आप इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हो तो क्वेश्चन नंबर 43 ऑलरेडी आंसर्ड है, क्योंकि टाइम का एक्चुअल बिगिनिंग बिग बैंग पे नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, इज टाइम एन इल्यूजन और सम रियल क्वांटिटी? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इल्यूजन वर्ड एक लोडेड वर्ड है एंड एम्बिगुअस है। ये पर्सन टू पर्सन इस वर्ड का मीनिंग चेंज होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज इट्स रोल इन द यूनिवर्स? भाई इसका आंसर इस बात में छुपा है कि हम टाइम का यूज करके यूनिवर्स में हर इवेंट के एवोल्यूशन को पैरामीटराइज करते हैं। सो द आंसर बीइंग टू पैरामीटराइज द एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डू वी मीन बाय नेगेटिव एंड जीरो टाइम? भाई लेमन कॉन्सेप्ट है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग ऐसा टर्म का यूज करते हैं। जब मैं ये बोलूँ कि यूनिवर्स का ओरिजिन -13.8 बिलियन ईयर्स में हुआ था, तो मेरा बेसिकली ये मतलब होगा कि अभी से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। क्वेश्चन नंबर 47, अनलेस वी नो इट्स ट्रू नेचर, हाउ कैन वी से इट विल बी नेगेटिव और जीरो? भाई ये बस कन्वीनियंस के लिए नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है, इस चीज़ को आप लिटरली मत लो, क्योंकि हर वर्ड का एग्जैक्ट वही मीनिंग हो ये आपको तब तक नहीं मालूम चलेगा जब तक उस चीज़ को आप प्रॉपरली स्टडी नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज स्पेस? स्पेस एक ऐसा बैकग्राउंड है जहाँ पर यूनिवर्स के इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज इट्स रोल इन द यूनिवर्स? वही है, ये एक बैकग्राउंड फील्ड है जिसमें यूनिवर्स के इवेंट्स प्ले आउट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, साइंटिस्ट कंसिडर एंड शो स्पेस इज लाइक अ शीट और नेट, बट नोबडी नोज व्हाट रियली इज इट्स स्ट्रक्चर। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एक्चुअली स्पेस ना तो शीट है और ना ही नेट है। एक्चुअली स्पेस एक डिफरेंशियल मैनीफोल्ड है और यही उसका स्ट्रक्चर, एटलीस्ट एट क्लासिकल लेवल। क्वांटम लेवल पे ये मॉडल डिपेंडेंट है, और वही जिस चीज़ को आप एक्सपेरिमेंटली चेक नहीं कर सकते उस पर साइंटिफिक आंसर देना इस वक्त पॉसिबल नहीं है। जब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा आ जाएंगे तब मैं इस सवाल का जवाब भी दे दूंगा। तब तक इसका जवाब मॉडल टू मॉडल चेंज होता रहेगा। जैसे कि स्ट्रिंग थ्योरी में ये अभी भी एक डिफरेंशियल मैनीफोल्ड है, तो वहीं लूप क्वांटम ग्रेविटी में ये स्पिन नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इट्स फॉर्मेशन? वही बात है, आपको चीज़ की पूरी जानकारी नहीं है, ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है। स्पेस जो एंटिटी है वो एक्चुअली इटर्नल है। इसका टाइम एवोल्यूशन किस तरह से होता है, इस चीज़ के ऊपर आप क्वेश्चन करते तो मैं शायद आंसर भी कर देता। क्वेश्चन नंबर 52, इज स्पेस अ रियल थिंग विच बेंड्स बाय मैसिव ऑब्जेक्ट इन विच रिपल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड विच एक्सपैंड्स एंड डिस्टॉर्ट्स? भाई स्पेस उतना ही रियल है जितना आप और मैं। यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को पूछने लगते हो कि स्पेस इल्यूजन है, टाइम इल्यूजन है, तो आप कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ वर्ड सैलेड बना रहे हो और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली वाइब को क्रिएट कर रहे हो कि भाई सब कुछ इल्यूजन है, यूएस गवर्नमेंट हम सभी को कंट्रोल करती है, मेरे घर के जस्ट बगल में एलियंस रहते हैं। अबे क्या यार मतलब। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट आर इट्स कंटेंट? ये भाई लोडेड क्वेश्चन है जो इस बात को अज्यूम कर रहा है कि स्पेस किसी चीज़ से मिलकर बना है। ग्रेविटॉन के केस में भी ग्रेविटॉन स्पेस को क्रिएट नहीं करता, इंस्टेड वो स्पेस का क्वांटम होता है। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाई डज स्पेस इंटरैक्ट विद मैसिव एंड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट? भाई कपलिंग होता है, इस वजह से इंटरैक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पेस एंड मास या चार्ज? आंसर है वही, स्पेस और मैटर एक दूसरे के साथ कपल करते हैं, जिसकी वजह से मैटर या चार्ज ये स्पेस में कर्वेचर को क्रिएट कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 56, इज देयर अवेलेबिलिटी ऑफ मास एंड चार्ज इन स्पेस? नहीं भाई, स्पेस का अपना मास या चार्ज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 57, वी टॉक ऑफ स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी बट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पेस एंड टाइम एंड व्हाई? ये रिलेशन एक्चुअली आपको लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ने को मिल जाएगा। और वाई मतलब ये रिलेशन क्यों एग्जिस्ट करता है? ये रिलेशन इस वजह से एग्जिस्ट करता है क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है
जो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, और अगर ऐसा होना है तो स्पेस और टाइम को एक दूसरे के साथ चेंज होना पड़ेगा, अदरवाइज ये मैक्सवेल इक्वेशन को ब्रेक कर देगा। क्वेश्चन नंबर 58, इफ स्पेस इज एन imaginary thing, then its expansion, distortion, bending and singularity should also be imaginary. Then how can we understand the real world by imaginary things? देख भाई, ये लोडेड क्वेश्चन है। तुमने अज्यूम किया है कि स्पेस इमेजिनरी है, तो पहले इस बात को प्रूव करो कि स्पेस इमेजिनरी थिंग है, उसके बाद इस चीज को मैं प्रूव करूंगा कि कैसे हम रियल वर्ल्ड को इमेजिनरी थिंग से समझ सकते हैं। ये एक लोडेड क्वेश्चन है, और वही लोडेड क्वेश्चन बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर डालता है, हमारे ऊपर नहीं। वाह। क्वेश्चन नंबर 59, आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अटैच्ड विद स्पेस? भाई यार, इंग्लिश थोड़ा घटिया है इनका, इस वजह से मैं थोड़ा प्रॉपर वे में पढ़ने की कोशिश करूंगा, आप इग्नोर कर देना उस चीज को। आंसर इज नो। क्वेश्चन नंबर 60, इफ यस देन द वेव, भाई पॉइंट बनता ही नहीं क्योंकि आंसर नो है, तो इस चीज को मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 60 का भी वही बुलशिट है। क्वेश्चन नंबर 61, एट द टाइम ऑफ बिग बैंग ऑल एनर्जी विल ट्रैवल विद स्पेस, देन हाउ कैन एनर्जी बी कंडेंस्ड टू फॉर्म द सेलेस्टियल बॉडीज? भाई ये क्वेश्चन भी लोडेड है, क्योंकि यहाँ पर अज्यूम किया जा रहा है ना कि एनर्जी जो है स्पेस के साथ ट्रैवल कर रहा है, बट जो एक्चुअली में होता है वो उल्टा है। स्पेस जैसे जैसे एक्सपैंड करता है वैसे वैसे एनर्जी का डेंसिटी डिक्रीज करता चला जाता है, और वही डिक्रीमेंट जो है बारियोनिक अकूस्टिक ऑसिलेशन एंड दूसरे ग्रेविटेशनल फ्लक्चुएशन को कंसिडर करते हुए लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 62, are the celestial bodies and particle also attached with space? If yes, then they will never combine with one another and will travel at the speed of space only. The answer is no. भाई एक बात का जवाब दो, एक्चुअली ऑब्जेक्ट स्पेस से अटैच्ड कैसे हो सकते हैं? थिंग्स आर नॉट अटैच्ड टू स्पेस, दे आर फ्री टू मूव इफ सम अदर फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन देम। 63, if electromagnetic wave isn't attached with space, then what is the cause of redshift? टाइम एवोल्यूशन ऑफ स्केल फैक्टर, ये है रियल रीजन। अगर आपको इस चीज को प्रॉपरली पढ़ना है तो शॉन कैरल के बुक को उठाओ और उस चीज को प्रॉपरली पढ़ो। इस तरह के बेहुदे क्वेश्चन को करके हमारे जैसे दूसरे फिजिसिस्ट के टाइम को वेस्ट मत करो। या आंसर बीइंग एवोल्यूशन ऑफ स्केल फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 64, एक्सपेंशन ऑफ स्पेस कैन ओनली अफेक्ट वेव्स नॉट मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, व्हाई? भाई देखो, वेव को इस वजह से अफेक्ट कर रहा है क्योंकि स्केल फैक्टर, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स हैव मास, और इसकी वजह से यहाँ पर कर्वेचर आ जाता है ग्रेविटेशनल वाला, जो हम एक्चुअली स्पीड ऑफ टाइम वाली बात कर रहे थे ना इस वीडियो में, उस चीज की वजह से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्टिव नेचर की वजह से खींच लेते हैं। हालांकि ये चीज इन्हें समझ में नहीं आने वाला, इस वजह से मैंने ऑलरेडी इस चीज को एक वीडियो में बना कर रखा है, ऊपर आई बटन में लिंक होगा, आप उसे देख लेना, पूरा डिटेल्ड आंसर है, आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 65, Why expansion of space can only affect galaxies, not the star, planet and satellite? इस क्वेश्चन का भी आंसर मैंने उसी वीडियो में कर रखा है। द रीजन बीइंग, लार्ज स्केल पे मैटर डेंसिटी बहुत कम होता है, इस वजह से डार्क एनर्जी डोमिनेट करता है और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाती हैं। बट गैलेक्सीज के अंदर मैटर इतना ज्यादा है कि डार्क एनर्जी चाह कर भी इफेक्टिवली एक्सेलरेशन को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 66, CMB radiation which was released before 13 billion years, then how can it reach us while the universe is expanding with accelerated rate? भाई गजब के बंदे हो यार, 13 बिलियन ईयर्स पहले CMB एमिट हुआ था, इसका ये मतलब थोड़ी है कि अब तक वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। यूनिवर्स का एक्सपेंशन सिर्फ रेडशिफ्ट को इंट्रोड्यूस करता है, इसी वजह से तो आज हम उसे विजिबल आई से नहीं देख पाते। दैट इज द रीजन, ये हमारे आसपास तब से एग्जिस्ट कर रहा है जब से CMB एमिट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67, if this radiation is continuously received by us, then its temperature cannot be same everywhere in the universe. नहीं है भाई, स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन को कंसिडर करते वो एवरेज टेम्परेचर जो करीब 2.7 केल्विन के बारे में बात की जाती है ना, वो एक्चुअली स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन के साथ निकाला हुआ एवरेज है। क्वेश्चन नंबर 68, हाउ डू ग्रेविटॉन एंड अदर मीडिएटर पार्टिकल फॉर्म? भाई वही गेज फील्ड का फ्लक्चुएशन है। क्वेश्चन नंबर 69, how do photon and elementary particle form in the primary stage of the universe? वही बात है भाई, बारियोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 70, what is their structure? क्वांटम फील्ड थ्योरी में दे आर स्ट्रक्चरलेस, स्ट्रिंग थ्योरी में दे आर स्ट्रिंग्स एंड लूप क्वांटम ग्रेविटी में दे आर स्टिल स्ट्रक्चरलेस। तो मॉडल डिपेंडेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स? भाई एक चीज के बारे में बताता हूँ तुम्हें, एक्चुअली इस प्रॉब्लम को कहते क्या ये भी नहीं मालूम होगा।
इस चीज़ को हम हायरार्की प्रॉब्लम कहते हैं और इसे हम सुपर सिमेट्री या कन्फॉर्मल सिमेट्री या ब्रेन वर्ल्ड सिनारियो में सॉल्व कर सकते हैं। और स्ट्रिंग थ्योरी की वजह से जहाँ पर कन्फॉर्मल और ब्रेन वर्ल्ड और सुपर सिमेट्री सब आ जाते हैं, उसके मुताबिक आंसर ये है कि ग्रेविटॉन क्लोज्ड स्ट्रिंग है और क्लोज्ड स्ट्रिंग डीप ब्रेन्स में कन्फाइंड नहीं होते, इस वजह से वो हाई डायमेंशन में मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्रेविटी वीकेस्ट फोर्स है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ग्रेविटॉन्स आर देयर इन द हायर डायमेंशन। और जो ट्रैप्ड है हमारे 4 डायमेंशन में वही बहुत कम इफेक्ट को मीडिएट करेंगे और इस वजह से ग्रेविटी वीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट एग्जैक्टली इज मास? मास इज द मेजर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनर्शिया। ऑब्जेक्ट के पास कितना ज़्यादा इनर्शिया है, इस चीज़ के बारे में हमारा मास बताता है, बट जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। क्वेश्चन नंबर 73, हाउ डज द प्रॉपर्टी ऑफ मास ओरिजिनेट? देखो इसका 2 आंसर है, एक हिग्स फील्ड की वजह से आता है और दूसरा सेल्फ एनर्जी की वजह से आता है। इस चीज़ को आप मेडिटेशन की इस वीडियो में देख सकते हो। मैं मे बी फ्यूचर में इस चीज़ को अपने चैनल पर भी हिंदी में बनाकर आपको बताऊं, थोड़े बहुत इक्वेशंस भी दिखाऊंगा और बुक भी बता दूंगा कहाँ पर आप इस चीज़ के मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सीख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 74, इफ आंसर इज हिग्स फील्ड देन व्हाट इज द कॉज ऑफ इट्स मास ऑफ इट्स क्वांटा? देखो 74 का आंसर है सेल्फ कपलिंग। हिग्स नॉन लीनियर डायनामिक्स को फॉलो करता है, इस वजह से ये खुद से भी इंटरैक्ट करता है और खुद को मास दे देता है। Question number 75. If we say that mass is created from energy at the time of Big Bang, then the question arises that if very massive particle Higgs boson can be produced by that energy, then why the electron of exceedingly small mass can't be produced from that energy? भाई चूतिए हो क्या? क्वेश्चन नंबर 75 गलत है। ये पूछ रहा है कि why it can't be। भाई प्रूव करो, ऐसा हो सकता है यार, ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा होता आया है। क्वेश्चन नंबर 76, What is the fundamental cause of showing the property of charge by matter? चार्ज जो है एक्चुअली मैथमेटिकल लेवल पे आइगन वैल्यू उस सिमेट्री का, जिस सिमेट्री की वजह से उस फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर का जन्म होता है। ये टेक्निकल आंसर है, इसे मैं अभी ब्रेक डाउन नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 77, इफ इट्स क्रिएटेड फ्रॉम एनर्जी, भाई वही बात है, चार्ज एनर्जी से क्रिएट नहीं होता तो आगे मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट आर दोज फंडामेंटल एंटिटीज फ्रॉम विच प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ओरिजिनेट? बताया तो सिमेट्री जनरेटर का आइगन वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द लिंक बिटवीन एनर्जी एंड चार्ज? चार्ज की वजह से इंटरैक्शन एनर्जी, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, वो फील्ड में स्टोर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, इफ पीटर हिग्स इमेजिन्ड हिग्स फॉर फंडामेंटल property like mass, then why should I not imagine another field for property like electric charge? देखो भाई, पीटर हिग्स का मकसद मास नहीं था, ठीक है, वो सिमेट्री ब्रेकिंग के ऊपर वर्क कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम इमेजिन कर सकते हो स्ट्रिंग थ्योरी में डिलेटॉन नाम का जो फील्ड है वो एग्जैक्टली इसी काम को करता है, तो वो मॉडल डिपेंडेंट बन जाता है। आपको मैथमेटिकल स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करना होगा, अदरवाइज यू आर जस्ट इमेजिनिंग शिट एंड यू डूइंग बुलशिट। क्वेश्चन नंबर 81, ऑल्सो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज लाइक कलर चार्ज देयर शुड बी डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड, विल यू एक्सेप्ट इट? हाँ भाई, एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि टोटल 8 तरह के ग्लूऑन्स होते हैं बिकॉज ऑफ देयर कलर, और इस वजह से 8 अलग अलग ग्लूऑन फील्ड भी हैं, और इस चीज़ को खुद स्टैंडर्ड मॉडल एक्सेप्ट करते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली एक्सेप्टेड मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टेंट्स ऑफ ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल? वही सिमेट्री का जो आइगन वैल्यू है जिसे हम चार्ज कहते हैं, उनका ऑपोजिट साइन होता है। क्वेश्चन नंबर 83, why do virtual photons exchange between the charges when they are massless and have no electric charge? देखो, तुमने 10th और 12th में पढ़ा होगा कि चार्जेज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट कर पाते हैं। यही चीज़ क्वांटम फील्ड थ्योरी में हम थोड़ा सा बदल देते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम चीज़ों को क्वांटाइज करते हैं। तो जब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्वांटाइज करते हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से क्रिएट हो रहा है, तो आपको वर्चुअल फोटोन मिलता है, रियल फोटोन नहीं। क्वेश्चन नंबर 84, वाई दिस फोटोन कैन नॉट बी सीन और डिटेक्टेड? क्योंकि एक पार्टिकल एमिट करता है और दूसरा पार्टिकल उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसे डिटेक्ट करोगे कैसे? वो बहुत ही कम समय के लिए एग्जिस्ट करता है। 85, वाई दे एग्जिस्ट फॉर शॉर्ट टाइम? अगर वो शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं करते तो वो रियल फोटोन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सचेंज? भाई जरूरी है क्या हर चीज़ के लिए तुम्हें फोर्स ही चाहिए? तुमने पॉप साइंस पढ़ लिया और बस हिस्ट्री जनरलाइजेशन किए जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिस्ट ऑफ? भाई जरूरी है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चीज़ से मिलकर बना हो? जैसे तुम धनंजय प्राण की बात करते हो, तो मैं तुमसे पूछूंगा कि धनंजय प्राण किससे बना है, तुम कहोगे मनस तत्व से बना है, मैं पूछूंगा मनस तत्व किससे बना है, तुम कुछ और बुलशिट निकालोगे, मैं पूछूंगा वो किससे बना है। तो ये गेम कभी एंड होने ही वाला नहीं है, और आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही, आप अज्यूम कर रहे हो, ये लोडेड क्वेश्चन है, ये अज्यूम कर रहा है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चीज़ से बना हुआ है, आपको पहले इस बात को प्रूव करना होगा, उसके बाद ही हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन आएगा इस चीज़ को आंसर करने का। क्वेश्चन नंबर 88, हाउ चार्ज पार्टिकल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड? भाई इंटरैक्ट करके या फिर कपल करके। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ वैक्यूम एनर्जी एंड हाउ डज इट ओरिजिनेट? वैक्यूम एनर्जी बेसिकली क्वांटम फील्ड का ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ओरिजिन ऑफ फील्ड पार्टिकल फ्रॉम वैक्यूम एनर्जी? वही क्वांटम फ्लक्चुएशन। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल थ्रू द एक्सचेंज ऑफ फील्ड पार्टिकल्स? भाई इस चीज़ को तो आप हर जगह देखते आए हो, एक पार्टिकल दूसरे को वर्चुअल फोटोन एमिट करता है या फिर वर्चुअल गैस बोसॉन एमिट करता है और इसी वर्चुअल पार्टिकल के एक्सचेंज की वजह से होता है। तो यही तो मैकेनिज्म है। आप मैकेनिज्म के ऊपर मैकेनिज्म का क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये कौन सा लेवल का बकचोदी है? क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज एनर्जी? एब्स्ट्रैक्टली डिफाइंड क्वांटिटी जो कि सर्टेन केसेस में कंजर्व्ड रहता है। क्वेश्चन नंबर 93, हाउ डज इट ओरिजिनेट? अगेन लोडेड क्वेश्चन है, आप प्रूव करो कि एनर्जी का ओरिजिन हुआ था, अदरवाइज हमारे ऊपर इस चीज़ को आंसर करने का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है क्योंकि ये एक गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94, हाउ डज मास ओरिजिनेट फ्रॉम एनर्जी? भाई मास एनर्जी का प्रॉपर्टी है तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो मास उसके टोटल एनर्जी का मेजर है। इवन जो मास हिग्स मैकेनिज्म से आता है वो भी हिग्स पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में E = mc² वाले एनर्जी का पार्ट बन जाता है और इस तरह से आप हिग्स मैकेनिज्म और ग्लूऑन फील्ड से मास का कंट्रीब्यूशन इन सभी को जोड़कर सिर्फ ये कह सकते हो कि मास एनर्जी का मेजर है और वो उसका एक प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द एनर्जी टू अनदर? यार तुम कैसे बेहुदे लोग हो यार, मतलब जब एक फील्ड से दूसरे फील्ड में एनर्जी जाती है तो एनर्जी का फॉर्म चेंज हो जाता है, बस यही छोटी सी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज डार्क एंड हाउ एंड फ्रॉम विच इट इज मेड? ऐसा मैटर है जो यूजुअली सिर्फ ग्रेविटी की मदद से इंटरैक्ट करता है, बट रिसेंट स्टडीज़ हमें ये बता रहे हैं कि वो ग्रेविटी के साथ साथ वीक इंटरैक्शन की मदद से भी इंटरैक्ट कर सकता है। अब ये किस चीज़ से बना है, ये रिसर्च का क्वेश्चन है, तो जैसे जैसे और रिसर्च होंगे इस चीज़ का जवाब मैं फ्यूचर में ही दे सकता है, इस वक्त मॉडल डिपेंडेंट आंसर ही दे सकता हूँ, जैसे कि एक्सियन एंड विम्प। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज डार्क एनर्जी एंड हाउ डज इट क्रिएट? डार्क एनर्जी हमारे यूनिवर्स के एक्सपैंडिंग रेट का रीज़न है जो कि नेगेटिव प्रेशर की वजह से यूनिवर्स के एक्सेलरेशन को इंक्रीज करवाता है। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी? कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ होल्डिंग स्टार्स इन गैलेक्सी बाय देयर गैलेक्टिक सेंटर? बाय ग्रेविटी। वाओ, 100 क्वेश्चन को आंसर करना काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है, अब तक मेरा गला भी बैठ चुका है। सो मैं इसे जल्दी जल्दी एडिट करके आप लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचा देता हूं, आप लोग देखना, मुझे फीडबैक वगैरह भी दे देना। थोड़ा पेस फास्ट था तो फॉरगिव करना उसके लिए। फ्यूचर में मैं इन सभी के डिटेल्ड आंसर को एक एक करके डालना शुरू कर सकता हूं। और ये अग्निव्रत जो है यार, कोई मेरी उससे मीटिंग करवा दो। मैंने उससे पर्सनली पूछा था कि आप जूम पे आ जाओ, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट इनके चेले हैं कि तुम उनके आश्रम पे जाओ, आश्रम पे जाओ। भाई कोविड का टाइम है, प्लस मेरे को मतलब इतना फालतू बैठा हूँ कि ट्रेन का टिकट लूंगा, पैसे वेस्ट करूंगा और आश्रम पे जाऊंगा जहाँ पे ये मिले और ना मिले, मतलब हु नोज। प्लस मैं इतने वीडियोज डाल चुका हूँ, इसने एक भी नहीं देखा होगा, ज़्यादातर चांसेज है इन्हें समझ में भी नहीं आ रहा होगा। बट एनीवेज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अग्निव्रत तक पहुँचा दोगे। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंटेंट को डिबंक करते हुए। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।